व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च वी हैव मल्टीपल आइडियाज, तो हम उनको रजिस्टर कराते हैं कि अगर कोई इंटेलेक्चुअली कोई थॉट आपके दिमाग में आया है सो आप उसको अपने नाम पर कुछ समय के लिए रजिस्टर करा सकते हैं एंड देन यू कैन रिन्यू इट ऑल्सो। जो आपका पैशन है, कश्मीर यूनिवर्सिटी से आपका कनेक्शन है, आपने वहाँ पे बहुत वर्क किया है। बच्चे जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, लॉट ऑफ फंडिंग दे आर ब्रिंगिंग, और भारत सरकार से फंडिंग लेना, प्रोजेक्ट्स बनाना आसान नहीं है। वी चैनलाइज द यूथ इन अ प्रोडक्टिव मैनर, प्लस ये उनके पास जो आज की टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट हैं उनमें वो अपने आप को अपस्किल करें और उसके बाद वो अपना करियर ऑप्शन बनाएं। मैम, जो आपने ग्रांट की बात करी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ग्रांट देती है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं इसके लिए? बेसिकली प्रोजेक्ट्स निकलते हैं और ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अपने आप ही अपलोड होते रहते हैं। आपको क्रेडिट तो आई एम नॉट सीइंग कि बहुत ज्यादा मिलता है। मेरा एक मानना है कि हमें जितना अटेन करना था, वी हैव बीन ब्लेस्ड इन मल्टीपल फैक्टर्स, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल है, डॉक्टर भास्कर ज्योति। डॉक्टर भास्कर ज्योति एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, नाक फैसिलिटेटर हैं, इसके साथ साथ महाकौशल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो एक एजुकेशनिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स के करियर गाइडेंस में हेल्प करती हैं। उन्होंने कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किया है। वहाँ पे वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें स्टूडेंट्स को करियर एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस देती हैं। तो आज के एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत सारे टेक अवेज हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकती है इस एरिया में, और अगर आप कश्मीर के स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे डॉक्टर भास्कर ज्योति ने उनको हेल्प की है, तो भी आप इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे टेक अवेज हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर भास्कर ज्योति। डॉक्टर भास्कर ज्योति एक अकेडमिशियन है। सो वेलकम डॉक्टर ज्योति। थैंक यू अमिता मैम। आई बिलीव इट्स माय प्लेजर बिकॉज मैं यूजुअली इन सब चीज़ों से बहुत बचती हूँ, बट क्योंकि आपने टॉपिक ऐसा चुना कि वो बच्चों के लिए बात कर रही हैं, सो आई वाज लाइक के व्हाट बेस्ट वी कैन डू, और उनकी साइकोलॉजी से, और अगेन मुझे जब ये मौका मिलता है हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज मेरा एक मानना है कि हमें जितना अटेन करना था, वी हैव बीन ब्लेस्ड इन मल्टीपल फैक्टर्स, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक। थैंक यू डॉक्टर ज्योति। डॉक्टर ज्योति, सबसे पहले ना आप मेरे व्यूअर्स को अपनी जर्नी बताइए, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आप एक फूड रिसर्चर से देन यू बिकेम लाइक नाक से एसोसिएटेड हुए आप, नाउ यू आर अ प्लानर, राइट? सो इट्स लाइक अ जर्नी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। तो कैन यू प्लीज़ टेल माई ऑडियंस अबाउट योर जर्नी? बिफोर आई टेल यू अबाउट माई जर्नी एंड ऑल, मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा सा अपनी रूट्स के बारे में बताना चाहिए। ओके। मैं एक यूपी के बहुत छोटे शहर से हेल करती हूँ, मेरठ से, और बचपन से बस मेरी दादी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहा, बिकॉज आई वॉज बोर्न आफ्टर 5 बॉयज़ इन द फैमिली। तो 5 लड़कों के बाद जब मैं पैदा हुई तो, और मेरी मतलब जब तो उनका जिस तरीके का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर रहा, शी वॉज ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट। आज वो 82 ईयर्स की हैं और वो आर्य समाज इंटर कॉलेज में प्रोफेसर रहीं। उसके बाद माय मदर, माय ताई जी, माय चाची, एवरीवन वाज प्रोफेशनल इन आवर फैमिली। सो जब जनरेशन बाय जनरेशन आपके घर में इस तरीके का माहौल रहता है कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने के बाद जो है एक प्रोफेशनल अपना करियर बनाना है, और इन दोनों चीज़ों के साथ जो स्पिरिचुअल कनेक्ट हमारा रहता है। आई हेल फ्रॉम अ टिपिकल ब्राह्मण फैमिली, सो वो बचपन से ही पूजा पाठ, एंड बिकॉज माई दादी शी वॉज अ प्रोफेशनल, शी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्ट्रिंजेंट थिंग्स एंड वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसा है तो ऐसा ही होगा, लाइक बिकॉज हम जिस टाइम को हेल करते हैं, टेक्नोलॉजी वॉज
जैसे सत्यम उस टाइम पे Right. डेवलप हो रहा था, लाइक IT वाज कमिंग, मल्टीपल थिंग्स वर देयर, बट मेरा जो बचपन है वो मेरी पढ़ाई और त्योहार और अपने कल्चर को सेलिब्रेट कैसे करना है, उन सब चीज़ों में बीता है। और मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रेनिंग उस दौरान हुई, सो उसकी वजह से आज मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हुई है। ओके। Talking about my professional upgradations, I am basically a food technologist by profession. Right. मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से पढ़ाई की। उसके बाद मेरा DRDO में सिलेक्शन हुआ और मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ समय तक काम करा। उसके बाद क्योंकि हम फूड टेक्नोलॉजी को बिलोंग करते हैं तो हमारे जो IITs होते थे वो मैसूर में ही थे। अच्छा, ओके। सो बैक इन 2000 आई शुड से 11, 12, 13 और 14 के थोड़े समय तक वो मेरा पूरा पीरियड जो है वो मैसूर में बीता। और मैंने सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया। और उसके बाद आई गॉट मैरिड। तो जब मैंने शादी की थी तो मैंने टिपिकली सोचा था मैं इतना काम करके आ चुकी हूँ कि अब मुझे आराम करना है। अच्छा, ओके। पर जो बचपन से आपके अंदर कीड़ा होता है ना कि नहीं आपको तो काम ही करना है, आई रेस्टेड फॉर अ व्हाइल, देन आई वाज लाइक कि ये तो मुझे, दिस इज नॉट गिविंग मी पीस। राइट। सो आई हैव बीन destined to join Indian Institutes of Management Bangalore. ओके। I selected over there for an entrepreneurship का course, some women से related. ठीक है। So that has developed my business traits basically. वो के बाद I polished myself into intellectual property rights. So that has connected the dots between research से patents तक। अच्छा। जो एक मोनोटोनस तरीके की हमारी PhD और रिसर्च चलती हुई आ रही थी, उसको हम पेटेंट से कैसे जोड़ें। फिर क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में एंड मल्टीपल जगहों पर जा रहे हैं, नाउ यू नो बिजनेस ऑल्सो, यू नो रिसर्च ऑल्सो, यू आर गुड इनटू योर रिसर्च पेपर्स एंड patents. So then I moved with UGC HRDC. उनके पैन इंडिया प्रोग्राम्स कराए तो वो एक इकोसिस्टम बना that multiple professors and people from our own fraternity are coming on the same platform and sharing our thoughts. We have conducted multiple FDPs, that is faculty development program. अच्छा। So एक बच्चों को पढ़ाने से लेकर जब आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराते हो तो उसका एक्सपीरियंस वाज लाइक वो चीज़ मेरे लिए एक और पॉलिश करने जैसा हो गया। एंड देन NAC हैज़ प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन माई लाइफ। सो आई फील नाइस दैट दिस ट्रेट ऑफ माइंड कि अपने आप को पॉलिश करो, उसने मेरे को काफ़ी कम समय में एक अच्छी पोजिशन पे आई शुड से पहुंचा दिया। मैम, आपने अभी बताया आपने IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके बारे में आप बताओगे क्या मेरे व्यूअर्स को? आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू जो जानना चाहेंगे बहुत सारे लोग, राइट? सी हमारे यहाँ पर एक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलीट क्लास इंस्टीट्यूट्स लाइक जो कि सेंट्रल यूजुअली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो मेजर सेक्शन हमारा जो अकेडमिया का है वो एक एवरेज टू 70-75% ग्रेड के एक इंस्टीट्यूट्स का है। इफ आई शुड से HEIs, बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो हम लोगों की मानसिकता क्या होती है कि जी हमें रिसर्च करनी है तो हम 2-3 साल तक अपनी रिसर्च करते हैं। पहले तो ये भी होता था कि लोग MPhil करते थे तो उनका वो सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूएशन में आता था जिसमें वो अपनी PhD कंटिन्यू करते थे। उसमें उन्हें सपोर्ट मिल जाता था क्योंकि हमने 2 साल पहले ही काम कर लिया है। उस पे एक आप पेपर पब्लिश करिए एंड देन आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए एंड यू आर गुड टू गो। वेयर एज आज के टाइम पर अगर आपको एक हाई क्लास यू हैव टू आउटस्टैंड योरसेल्फ
राइट इन द मार्केट ऑफ एकेडमिया यू शुड हैव पेटेंट्स, राइट चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो HEIs हो, दैट इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। राइट अगर आपके पास पेटेंट हैं तो आपको ये थोड़ा कंसिडर किया जाता है कि जी इन्होंने कुछ किया है। अगर आपके पास केवल आप 2 पेपर लिखकर, जो कि UGC की डिमांड है, और कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर आप या पोस्टर प्रेजेंटेशन करके आप ये समझें आपके पास PhD की डिग्री है, दैट इज गुड फॉर यू। पर अकेडमिया या फिर API जो होता है, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके बेसिस पर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन होगा। सो बिकॉज सारी चीजें ऑनलाइन है आज के टाइम पे, यू नो कोई आपको पुश भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। ठीक है, आपका API आपने कुछ मेहनत करके, थियोरेटिकल वर्क करके या कुछ भी करके आप एक सिस्टम के अंदर आ गए, पर ये लॉन्ग रन में it is not, you know, that substantial, what I feel. So patent is the need of the hour. आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इस बेसिस पे होती है कि इस एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने कितने पेटेंट पब्लिश किए। आपकी खुद की जो इंडिविजुअलिटी है एज एन एकेडमिशियन, इफ यू बिलोंग टू दिस रिसर्च फेटर्निटी, आपकी एक जो क्रेडिबिलिटी है वो पेटेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है अलॉट। Now comes to the fact that what are patents basically. So हम लोग यूजुअली जो हैं बहुत बात करते हैं कि I have, you know, a property there in Gurgaon, like where we are sitting. Right. I have a property in somewhere in Mathura. I have a property somewhere in Bangalore or so. Right. They are our physical properties, right? जिसे दुनिया देख सकती है, right. कि वो मेरे नाम पे है। आई फील, यू नो, कि यार मेरे नाम पे चलो कुछ तो है, एक प्रॉपर्टी हो गई, लाइक दैट। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च, वी हैव मल्टीपल आइडियाज। राइट। जब हमारे पास मल्टीपल आइडियाज होते हैं तो हम उनको रजिस्टर कराते हैं, राइट? जैसे आई शुड से दैट कोक इज अ ब्रांड, राइट। दे हैव अ रेसिपी, राइट? राइट। देयर रेसिपी ऑफ मेकिंग अ कोक, what is coke is patented, कि उस आइडिया का कोई चुरा ना ले। सो हम लोगों को फिजिकल चीजों के बारे में पता है, हमें अपने इंटेलेक्चुअल आइडियाज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि अगर कोई इंटेलेक्चुअली कोई थॉट आपके दिमाग में आया है और यू वांट टू गेट इट रजिस्टर्ड, सो आप उसको अपने नाम पर कुछ समय के लिए रजिस्टर करा सकते हैं एंड देन यू कैन रिन्यू इट ऑल्सो। तो आज के टाइम पे वैल्यू इन चीजों की है, rather than having, you know, assets like having a property or something like that. Right. What amount of patents you have on your name, as typically in the research field. Right. और मैम नाक के बारे में भी थोड़ा सा बताइए ना कि what exactly नाक is and how it works. Basically NAC is like आप एक बिजनेस लेके बैठी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोई एक बिजनेस लेके बैठूं, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू से दैट आई वांट टू ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी, ठीक है, राइट? सो अब मैं मर्चेंट नेवी को अगर मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहूंगी तो पहले मैं एक थॉट लेकर आऊंगी कि मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है, राइट? वो इंस्टीट्यूट के थॉट से लेकर उस बिल्डिंग की जगह लेने से, उस बिल्डिंग को खड़ा करने से, फैकल्टी हायर करने तक, और उसके बाद स्टूडेंट्स को लाना, उन स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरा कराना, कितने इनटेक, कितना आउटटेक, उसके बाद आपका जो प्लेसमेंट है, ये जितनी भी क्वालिटी एग्रीडेशन आपके एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होती हैं, दैट इज एक्सेस्ड बाय NAC। ओके। और इन बेसिस पे ये पता लगता है कि आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है। ओके। सो देयर आर मेनी पीपल हु, यू नो, जिनको हम सपोर्ट करते हैं। एंड क्योंकि लोगों के साथ इशू क्या है, आज के टाइम पे लोगों के पास पैसा बहुत है और वो बिजनेस खोल के बैठना चाहते हैं, विच इज गुड, बट एक ये चीज होती है कि आप जब अपना बिजनेस खोलकर बैठे हैं, यू नीड टू हायर सच काइंड ऑफ पीपल इन दी वेरी इनिशियल स्टेजेस, कि जो आपको ये बता दे कि आप NAC बेसिस पे ही अपना इंस्टीट्यूट लेकर बैठिएगा। अदरवाइज लेटर स्टेजेस पे अगर NAC का साइकिल है, एवरी 5 years यू हैव टू गो एंड गेट इट डन। अगर आप नहीं करेंगे, यस, आपका काउंसलिंग में इंस्टीट्यूट कहीं नहीं आएगा। अगर आपका नाम नहीं है मार्केट में, कौन बच्चा आके आपको इतने पैसे देगा? एंड मर्चेंट नेवी का कोर्स करना इज नॉट ईजी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डील।
सो जब कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट, आज के टाइम पे आप स्टूडेंट्स को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, हाँ. वो अपनी पूरी रिसर्च लेके बैठते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड क्या है, इनकी इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, इनकी इंडियन रैंकिंग क्या है, इनका प्लेसमेंट कैसा है, आफ्टर प्लेसमेंट इनका एल्यूमनाई जो स्टेटस है वो कैसा है, इनकी एल्यूमनाई मीट्स होती हैं या नहीं होती, करंट स्टूडेंट निकले हुए बच्चों से बात करते हैं या नहीं, उसके बाद इनका स्टूडेंट और टीचर का रेशो कितना है, इनके यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट कितने हैं, इनके यहाँ अंडर प्रिविलेज बच्चों को कितना पढ़ाया जाता है, इनके यहाँ क्या क्वालिटी एजुकेशन के साथ वैल्यू एडिशन भी है, जो कि एक अफसर बनाने के बाद आप बाद में जाके कोर्सेज करोगे, क्या उसकी नॉलेज आपको अभी से दी जा रही है कि नहीं, फ्रॉम द डे वन. So NAAC is basically a 4, I should say alphabet word, NAAC, but it is all about the thought of HEI. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में you are working and you want to like excel into this field, even the I should say that the teaching fraternity, ये केवल लैब टू क्लास और क्लास टू लैब का खेल नहीं रह गया है. अगर आपको इवन बच्चों को भी कुछ सिखाना है तो ये जो डेली रूटीन में आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ NAAC. आई गॉट दैट. सो मैम, अब हम थोड़ा सा आते हैं जो आपका पैशन है, कश्मीर यूनिवर्सिटी से आपका कनेक्शन है, वहाँ पर आप फैकल्टी के साथ आप गए और वहाँ पर आपने वहाँ पे बहुत वर्क किया है, राइट? सो अब मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ के यूथ के साथ आपने जो इवेंट्स किए हैं, वहाँ की फैकल्टी के साथ जो आपने इवेंट्स किए हैं, हाउ यू वर्कड ओवर देयर, और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके? So basically हमारी जो education fraternity है, basically what we call it academia, it's all it's a very narrow group. ठीक है. Because सारी यूनिवर्सिटीज के आपस में MOUs होते हैं एंड स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी एक्सचेंज, मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमारे बच्चे उनके यहाँ जाते हैं और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं. और बहुत सारी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कोई कॉन्फ्रेंसेस हो गई, या हमारे एजुकेशन मीट्स हो गए, या हमारे जॉब फेयर्स हो गए. सो या अगर कोई नया कोर्स आया है तो क्या उसका इंट्रोडक्शन हो गया, कोई बुक लॉन्च हो गया. सो देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज जिसके बीच में हमारे MOUs साइन होते हैं. ठीक है. आई हैव बीन कॉल्ड बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर माई प्रोफाइल एक्सेलेंस इनटू दी पेटेंट्स, बिकॉज यूजुअली लोगों को पता नहीं होता. हम लोग ये सोचते हैं कि जब हमारी PhD के 3-4 साल खत्म हो गए हैं, हमने दोनों अपने पेपर पब्लिश कर लिए हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं और अब मुझे डिग्री मिलने में टाइम है, तो क्यों ना मैंने जो रिसर्च की है उसका एक पेटेंट करा लूं. वेयर एज पेटेंट जो है वो जब आपकी PhD डिजाइन हो रही होती है, दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. अच्छा. तो बिकॉज at the end of the day you're not getting patent, you're getting nothing. So I have been multiple times invited over there, Kashmir University के हजरतबल कैंपस में. एक मीट के बाद it was extremely nice experience, because बच्चे जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, lot of funding they are bringing, और भारत सरकार से फंडिंग लेना, प्रोजेक्ट्स बनाना आसान नहीं है. उसके बाद क्योंकि वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था, आई हैव बीन मल्टीपल टाइम्स कॉल्ड टू द डिफरेंट कैंपसेस ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. वन इज द नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, देन अनंतनाग कैंपस, एंड टुवर्ड्स बारामूला एंड ऑल. सो आई डोंट नो, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद, या मेरी एक सोच रही है कि हम केवल निमित्त हैं, वी आर ओनली अ मीडियम. कुदरत को जो आपसे काम लेना है वो कैसे ना कैसे करके ले लेगी. सो that was just a normal trip of mine, जिसमें मुझे इतने पुराने लोगों से कनेक्ट हुआ मेरा कि वो मेरे सुपर सीनियर्स निकले. एंड देन हमने उनको बुलाया, उन्होंने हमको बुलाया, तो एक बहुत ऑर्गेनिक एकेडमिया इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से मल्टीपल हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के
वहाँ पे सेशंस हुए Okay. इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. Okay. हम कश्मीर को ये मानते हैं दैट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट श्रीनगर, बट दैट इज ओनली द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 16 to 17 lakhs ऑफ स्टूडेंट कमेटी हो गई या उनका टोटल पॉपुलेशन हो गया. वेयर एज जो मेजर उनका पार्ट है वो उनकी पेरिफेरल में एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं. Okay. क्योंकि वहां से बच्चा बहुत ज्यादा आता है एंड दे ट्रैवल वेरी फ्रीक्वेंटली. अच्छा. सो जब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, सो वी डिसाइडेड वेयर टू कीप इट. Okay. So the core committee decided let's keep it in the Srinagar itself. Why? Because वहाँ की permission लेना it's quite easier as compared to the going to the remote regions of Kashmir. Namely Baramulla region हो गया या अनंतनाग side हो गया, गांदरबल हो गया. They have campuses, but it's like even the multiple universities are there. Like शालीमार का एक कैंपस है वहाँ पर, हजरत बल का एक कैंपस है, then अमर सिंह कॉलेज का कैंपस है. बट क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आ रहे थे और हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का एक वहाँ पर इवेंट करा रहे थे, तो देन वी थॉट ऑफ कीपिंग इट ऑन अ कॉमन प्लेस. सो द कॉमन प्लेस वाज डिसाइडेड एंड वी गॉट इट फिल्ड गूगल फॉर्म्स बेसिकली. सो क्यों? ताकि हमारे पास एक डेटा हो कलेक्टिवली कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग. सो वो जो है एक्सेल कर गया. इट्स लाइक कि हमें जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे 1000-2000 बच्चा आगे हो गया एंड वी सेड कि ये पॉसिबल नहीं है. राइट. बिकॉज हमें द वे आर थिंग्स आर डन ओवर हियर, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, लाइक आपके एक फोन पे कि सर ये परमिशन करा दीजिए एंड ऑल, उन्होंने आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया, सब कुछ किया एंड थिंग्स आर डन. दिस इज नॉट सेम केस इन कश्मीर. अच्छा. ओके. यू हैव टू शो योर बैकग्राउंड. उसके बाद वो पूरा आपका जो है एनालिसिस कर लेते हैं. व्हाट आर यू डूइंग, सिंस व्हेन यू आर डूइंग, व्हाई यू वांट टू डू इट, इज देयर एनी पॉलिटिकल एजेंडा. आप वहां जाके वहां पे कुछ अजीब अजीब से नारे तो नहीं लगा देंगे, तो वो बाद का डैमेज बियॉन्ड कंट्रोल को वहीं बार लगाने के लिए एक आपके ऊपर प्रॉपर एक आपकी इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ होती है. बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉमन इन कश्मीर, एंड जो लैक मुझे वहां पे फील होती है वो स्टूडेंट्स की यही है कि ओवर हियर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, दे डोंट हैव दोज मल्टीपल ऑप्शंस. दे हैव टू गो थ्रू दोज ट्रेडिशनल कोर्सेज. और उसके बाद मानसिकता वहाँ की थोड़ी सी ऐसी है कि हमें ट्रेडिशनल जॉब्स में ही रहना है. अच्छा. ओके. They are like very particular that they don't want to come out of their niche, probably because of the food habits and because of the weather. Because जितने extreme temperatures हमारे इधर होते हैं वहाँ पर they are like mostly into ये उन बच्चों के साथ थोड़ा सा चैलेंज है. So what I have experienced from my own research over there, whether it is a student or a youth of Kashmir or it is a youth of Kanyakumari, they need resources. They need upgradation. Okay. And for that, like data and such kind of one-to-one conversation. आप YouTube से नो डाउट आप सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, बट प्रोकास्टिनेशन आज के यूथ में प्रॉब्लम, एंड थोड़ा सा एनर्जी चैनलाइजेशन इज अ चैलेंज. जो टीचर और स्टूडेंट का एक पर्सनल कनेक्ट है उसको चाहे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट रिप्लेस दैट ह्यूमन टच, राइट? So they were also, मेरे को I could sense that while sitting over here in North, I could sense that they have a hope. They want to have this kind of experience, and they were so filled that they were also too much of full of talent, and they want to showcase that kind of a talent. Yeah, जो कि आगे आने वाले incidents में I'll share it with you. So basically जो उनकी current psychology of Kashmiri youth है is like there are loopholes firstly, and they want to connect the dots in between. Right. They have a kind of a ecosystem
जो कि इकोसिस्टम में उनके पेरेंट्स भी हैं, वो बच्चे खुद भी हैं, उनसे छोटे भी हैं और उनसे बड़े भी हैं. लाइक 2-3 generations आर लिविंग इन वन क्लोज निश. क्योंकि वहां पे डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर रहा है, सो ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर अवेयर कि उनका बिना पढ़ाई के क्या हुआ. No doubt that their entrepreneurship kind of, they have that business intellect. Right. उनको ये बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं है कि हमारे घर में पैसा कहाँ से आएगा. बिकॉज हम अब यहाँ पे ये सोचते हैं, इफ लाइक आई एम इनटू अ फुल टाइम जॉब, राइट, सो आफ्टर अटेनिंग अ लेवल I will believe, I should have a passive income. But from time immemorial, people have this kind of intellect कि हमारे पास passive income होनी ही होनी चाहिए. कि अगर मेरा सेब से नहीं आया तो मेरा अखरोट से आ जाएगा, अखरोट से नहीं आया तो मेरा केसर से आ जाएगा, केसर से नहीं आया तो I'll do some पश्मीना वर्क, पश्मीना से नहीं आया तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो हमारी है ही. So there is not a challenge of earning money. कि हमारा घर कैसे चलेगा. बट नाउ द यूथ एंड देयर प्रायर जो जनरेशंस हैं, आई शुड से प्रोजेनीज, उनको ये बहुत क्लियरली रियलाइज हो चुका है कि बिना एजुकेशन के तो कुछ नहीं है. नाउ अब एजुकेशन भी हो गई, लाइक फ्रॉम पास्ट 1 decade और आई शुड से 2 decades, they are into more of what I should say that traditional courses. वो ट्रेडिशनल कोर्सेज से आपको ट्रेडिशनल जॉब्स ही मिलेंगी. तो जब जॉब आउटकम होता है, बेसिकली आई शुड से दैट करियर वर्सेस देयर एम्प्लॉयमेंट. आपने करियर जो है वो लॉ का किया है, टीचिंग में अब निकल रही हैं जॉब्स. सो आप तो बैठे हैं ना, या तो आप अपनी प्रैक्टिस करें प्राइवेट, राइट, या फिर ये है कि अब आप इसके बाद PhD डिग्री भी लें, उसमें आपके 5 साल चले गए. So resources are comparatively lesser. Right. Whereas अगर वो यहाँ पर किसी Tier 1 सिटी में होते तो उनके पास ये भी ऑप्शन होता कि मैं एक वोकेशनल कोर्स कर लेता हूँ कॉर्पोरेट लॉ का, लॉयर का, एंड देन आई कैन बी हायर्ड एनीवेयर. सो दे हैव कंप्लीटली रियलाइज्ड कि प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप के ऊपर डिपेंडेंसी डालने से तो नहीं होगा कुछ, बिकॉज प्राइवेट में आज के टाइम पे छींकने के भी पैसे हैं, राइट. सो मेरा यूजुअली हमेशा जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं बच्चों को एक एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा ये समझाती हूँ कि खच्चर की तरह मत चलो. जैसे घोड़े के यहाँ पे शटर्स लगा देते हैं कि आपको ना इधर देखना है ना आपको इधर देखना है. यू हैव टू ब्रॉडन योर हॉरिजॉन, then you choose your career. Once you excelled into it, then you become, your shutters should come कि now this is my niche and here I have to go. The same thing what has happened with me. Right. I was into the education line. I excelled my career through upskilling myself. और उसके बाद करते 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 now I have come to the policy making that is also being strictly associated with the education. Right. कल को कोई मुझे ये बोले कि जी आप पेट्रोलियम मंत्रालय चले जाइए या आप जो हैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाइए, I will clearly say no. Right, because that's not my niche. Right. So जब तक यही एक मैसेज यूथ को जाना चाहिए, जब तक आपकी लाइन डिसाइड नहीं हो रही, you need to broaden your horizon. And the moment you decided that yes, this is it, and then your shutters should come that yes, I have to do this. So मैम, आप वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट करने के लिए, और उसके लिए आप बहुत सारे इवेंट्स भी करते हैं वहाँ पर, राइट. सो लास्ट आपने कुछ इवेंट किया था जिसमें कुछ इंसिडेंट हो गया था, राइट. सो उसके बारे में बताएंगे आप मैम. बेसिकली हमारा जो कश्मीर के लेकर प्रोजेक्ट है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है. वी चैनलाइज द यूथ इन अ प्रोडक्टिव मैनर ताकि उनकी एनर्जी जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में चले. प्लस ये उनके पास जो आज की टेक्नोलॉजीज इन द मार्केट हैं, राइट, उनमें वो अपने आप को अपस्किल करें और उसके बाद वो अपना करियर ऑप्शन बनाएं. सो देयर आर मल्टीपल वोकेशनल इंडस्ट्रीज ऑल्सो एंड ऑर्गेनाइजेशंस which are partially associated with the government of India,
जो कि बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। वन ऑफ देम इज BSS, दैट इज भारत सेवक समाज। हमारी एक NSDC भी है, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी उसके ऊपर बहुत काम कर रही है। और क्योंकि मैं फूड टेक्नोलॉजी को बिलोंग करती हूँ, तो देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग इन कंसर्न ऑफ दिस फूड थिंग, दैट इज FISCI एंड FICCI। अच्छा। सो इनके भी पैन इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। सो क्योंकि हमारी जब हम एक इवेंट इस तरीके का लेके बैठते हैं, तो टीम जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से होती है, एंड देन यू सेट अप। सो आप ये एक बेसिक चीज़ों के ऊपर, आप की एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, देन यू कैटेगराइज इट, हाउ यू हैव टू डू इट, एंड यू हैव टू गेट इट डन। तो ये जो मेरा कश्मीर वाला इवेंट था, ये कोई पहला इवेंट नहीं था। आई हैव conducted multiple, I think 12 to 15 conferences. अच्छा। बट क्योंकि ये एक जगह थोड़ी सी सेंसिटिव रीजन में आ जाती है, सो एक इंसिडेंस वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पर सब कुछ लकड़ी का बना होता है। अच्छा। और हमारा जितना भी स्टूडेंट आ रहा था बाहर से, उनके लिए वी डिसाइडेड अ कलेक्टिव प्लेस, जहाँ पे एक डॉर्मेट्री था, और हर 10 से 12 बच्चों के बीच के ऊपर एक टीचर था। ठीक है। सडनली वहाँ पर आग लग गई, एंड हमारी पूरी टीम यहाँ से फ्लाई करके वी रीच्ड ओवर देयर, एंड वी वर लाइक कि अब ये करना है या ये नहीं करना। सो आई वॉज यू नो इन अ 50-50 काइंड ऑफ अ माइंडसेट के, और मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज आई हैव बीन ब्लेस्ड इन मल्टीपल वेज। और क्योंकि हमेशा से ये मेरी इनेट एक ट्रेट रही है कि मदद करो, या किसी के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो वो आप करो। सो इस एक चीज का रिटर्न मुझे लाइफ में ऐसे मिला कि मुझे जब प्रॉब्लम हुई तो मुझे भी मदद आती है, एंड आउट ऑफ द वे जाके आती है, जहां से मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। आई वॉज वॉकिंग इन अ कॉरिडोर एंड आई वॉज वॉकिंग टू एंड फ्रो। सो मेरा जैसे ये बैक है, सो नोबडी कैन मेक आउट कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, एंड आई वॉज वॉकिंग। So a lady with a 13-14 year old boy, she was crossing nearby, और उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा, मंदिर ढूंढ रही हो? So then I was like, क्या? और मतलब I was literally disturbed कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा मंदिर ढूंढ रही हो? तो मैंने कहा I was mum, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी उस समय। उन्होंने कहा 2 दिन पहले यहाँ पे देखो काम होना शुरू हुआ है। इतना उसने कहा, आई टर्न्ड माई बैक, और वहाँ कोई नहीं था। मैं आपको ये एक रियल, मतलब मेरे गूज बम्स आ जाते हैं जब मैं ये इंसिडेंट्स किसी से भी शेयर करती हूँ। मैं 2 कदम 10 कदम चलकर आगे गई, एंड एक अंडर कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ साइट थी, जहाँ पर सांकल भी नहीं थी उस दरवाजे में, एक लोहे का दरवाज़ा था। उस सांकल को मैंने हल्का सा खोला, और उसके बाद सबसे पहले मेरी जो नज़र गई, मैंने कहा यार ये मुझे कोई पागल ना बना दे, यहाँ तो ये काम वाम चल रहा है। एंड जिस तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन साइट में पहले एक वाटर टैंक बनाते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पता नहीं किसी कबर वबर तो नहीं खुदी हुई है कि यार मैं तो यहाँ गई ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि अब क्या है ये। आई सॉ अ ह्यूज चिनार ट्री, अराउंड 200-300 साल पुराना वो होगा। तो पहले मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने ऐसे देखा, एंड सडनली मेरी नज़र जो है वो सामने जाकर एक अराउंड 3 फीट ऊंची शिवलिंग की एक पिंडी पर पड़ी, और वहाँ एक छोटा सा दिया जल रहा था। एंड सडनली टीयर्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ माई आईज, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर एक घर का माहौल मेरे इस तरीके से रहा कि मैं चीज़ों को कनेक्ट करती हूँ स्पिरिचुअली। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं लोगों के पास जाके बात नहीं करती हूँ, मैं पहले उस परमपिता परमेश्वर से बात करती हूँ जिसने हम सबको बनाया है और जिसने हम सबको यहाँ पर भेजा है। आई गॉट अ साइन एंड आई वॉज लुकिंग अप फॉर अ साइन कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। आई कॉल्ड अप माई हस्बैंड, आई वॉज लाइक कि आई एम स्टक और मुझे प्रॉब्लम हो गई है। ही सेड दैट गिव मी अ मोमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू। और क्योंकि कश्मीर आप जानती हैं कि कितना सेंसिटिव एरिया है, कहीं पर भी आकर वो जैमर वाली गाड़ी खड़ी हो जाती है, आप वहाँ पर खड़े रहिए, ना आपके फ़ोन कनेक्ट होंगे ना कुछ भी होगा। एंड लकीली थ्रू मल्टीपल नंबर्स, बिकॉज मैं जब भी घर से निकलती हूँ या जिस तरीके से मतलब गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, यू नो व्हेन यू चेंज द स्टेट्स एंड ऑल,
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरीके से आज के टाइम पे काम करने लगी हैं कि कहीं जाने से पहले आपका पूरा मिनट टू मिनट प्रोग्राम आएगा, आपके पूरे फ्लाइट के टिकट्स की डिटेल होंगी, कौन आ रहा है, कौन लेगा, कौन सा गाड़ी का नंबर, क्या, लाइक दैट, एंड इट हैपन्स विद एवरीवेयर. सो आई शेयर दिस थिंग विद माई हस्बैंड, तो ही न्यू इट कि अगर इसका नहीं मिलेगा तो इसका मिला लूँ, इसका नहीं मिलेगा तो उसका नंबर मिला लूँ. somehow he connected me and he said that I spoke with somebody from our own family and don't worry, something will happen. So अब बच्चों को तो अब I took a stand because my team was also looking up कि हमें करना है या नहीं. I said बाहर के आने वाले हर बच्चे को मना कर दो और बोलो कि 15 दिन में पैसा रिफंड हो जाएगा. वी रिफंडेड द अमाउंट, लाइक एक टीम को उसमें लगाया कि जो बाहर से आने वाले बच्चे थे उनका पूरा अमाउंट जो है वो वहाँ पर हैंड टू हैंड रिफंड हो. एंड प्लस उनके पेरेंट्स को क्लियरली इन्फॉर्म किया गया दैट वी आर नॉट कंडक्टिंग एनीथिंग. अगर आप अपने बच्चे को किसी रिक्रिएशन के लिए भेज रहे हैं कि जी प्रोग्राम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम बच्चे को हम घूमने ही भेज रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पे भेजिए. अगर कल को कोई मिस हैपनिंग हुई या कोई इंसिडेंस होता है दैट हम जितनी भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, वी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. सो बिकॉज एक रिटन कंसेंट लेना आज के टाइम पे इज वे टू इम्पॉर्टेंट. वन प्रॉब्लम सॉल्व्ड. सेकेंडली, आप जब एक प्रोग्राम लेके बैठते हैं, आप सारी बुकिंग्स कर चुके हैं, सब कुछ चले गए, एक आपकी पूरी बुकिंग में, मतलब आप ये देखिए 1000-2000 लोगों के एक अरेंजमेंट में आग लग गई है. अब आपके पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट है कि आप क्या करें. अमाउंट इज ऑल्सो सेकेंडरी. कश्मीर के साथ एक मेजर जो प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ इस तरीके के प्रोग्राम्स कंपेरेटिवली बहुत कम हुए हैं या फिर स्टेडियम्स में हुए हैं, बट दिस वाज नॉट एसोसिएटेड एनीथिंग विद द स्टेडियम. तो वहाँ के जो रोड्स हैं दे आर वेरी नैरो. अगर वहाँ जाम लगा तो आप बैठे रह गए, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे. सो देयर वर प्लेसेस वेयर वी कुड arrange the what I should say that accommodation for our faculties or so, but वैसा कुछ possible नहीं हो पा रहा था बिकॉज वहाँ का जो कम्यूट था 2 घंटे 2.5 घंटे like that. The nearest periphery was some government setup. हम सब ने फ़ोन घुमाने शुरू करे कि भाई कहाँ से हेल्प आ सकती है, कहाँ से हेल्प आ सकती है, like that. Somebody from my own family, like how my husband instrumented him, he helped me with one room. So we were like हम 8 ladies 7 gents, we were like कि भाई ladies तो adjust हो जाएंगी, अब कुछ करो. I went over there, I spoke with the manager of that place. I was like कि सर ये आप तो सारे अखबार देख ही रहे हैं कि ये थोड़ा इशू हो गया है, हम 7 लेडीज हैं, हम आज रात के लिए यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे. सो बिकॉज वहाँ पर भी एंट्री होने के लिए आपका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, बिकॉज उस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को 2 बिल्डिंग छोड़कर LG वॉज देयर. सो मतलब जैसे कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, एक्चुअली परिंदा भी नहीं मार रहा था वहाँ पर. सो आई रिक्वेस्टेड हिम कि सी वी आर डूइंग इट फॉर योर यूथ एंड मुझे थोड़ी मदद चाहिए जस्ट फॉर टुनाइट. सो अब कहते हैं ना कि जैसे आप एक ही मेरा पर्सनल बिलीफ है, आप जिस फेटर्निटी को बिलोंग करते हैं उसका एक डेटी होता है. जैसे मैं एजुकेशन फील्ड को बिलोंग करती हूँ तो इसकी डेटी हो गई सरस्वती माँ. सो बिकॉज मैं एक रिसर्चर हूँ और हम काफ़ी टाइम से इस एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हुए आ रहे थे. दी डेटी ऑफ कश्मीर इज सरस्वती. या तो जैसे आज कल हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, तो जहां पर ड्रॉपलेट्स गिरे वहां पर कुंभ हो रहा है, राइट. तो जब जो डेटी ने पूरा अमृत कलश, जब वो एक फाइट चल रहा था दानवों के बीच में और देवताओं के बीच में, जहां पर उस अमृत कलश को छुपा कर रखा, तो क्या वहाँ की डेटी हमारी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि हम वहीं के लिए कुछ पॉजिटिव वहाँ के यूथ के लिए करना चाह रहे हैं. आई गॉट अ हेल्प फ्रॉम आउट ऑफ द वे. उस रात को आई वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर 1 more room. वी गॉट 3 rooms फ्रॉम द मैनेजर. ही वॉज लाइक डोंट वरी, मेरा रूम आप ले लो, मैं तो जा रहा हूँ. So he gave his room to us. We we channelized our group into that. Next day morning वो event था, एंड जिस तरीके से क्राउड वहां पर आया
और क्राउड आने के बाद जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, इट वॉज लाइक हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैडम वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी. द कैपेसिटी ऑफ दैट हॉल वॉज 600. 200 चेयर हमने और बाहर से लगवाई, बट इवन द कॉरिडोर्स दे वर ऑल्सो पैक्ड. एंड बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर उरी से, बारामूला से, मतलब हम जिन जगहों का नाम सुनकर यहाँ पर थर थर काँपते हैं, वहाँ का बच्चा आकर हमसे ये फ़ोन पे पूछ रहा है कि आपका वो इंसिडेंस हो गया है, प्रोग्राम तो है ना, हम तो कल पक्का आ रहे हैं. सो दैट गिव्स यू ये एक इंस्पिरेशन है आपके लिए, ऐसे यूथ के लिए काम करने के लिए. सो मतलब जो जितना टाइम स्लॉट उन बच्चों को दिया गया इन बिटवीन, इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, या ऐसा कुछ हमारे मिनट टू मिनट प्रोग्राम में भी नहीं था. बट देयर वॉज जब आपकी फैकल्टीज और गेस्ट कुछ हाई टी के लिए गए हुए होते हैं, एंड यू हैव अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, सो बच्चों को बोला गया कि कैन यू कम एंड यू इफ यू वांट टू शोकास समथिंग, एंड और इफ यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ अ टैलेंट. The way they have performed, like you would have watched. I have seen the videos. Yeah, right, videos and all. It was like कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाते हैं अपने बच्चों को, और जिस कम्युनिटी को या जिस तरीके का वहाँ पर माहौल है, it was self-learned. That was their skill. Right. I was shocked the way they have participated, the way they have performed. It was complete professional. और उस हॉल के मैनेजर्स आके हमसे ये कह रहे थे कि आप इनको 2 दिन बिठाइए, 4 दिन बिठाइए, ये यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं. Wow. So it was that hit program. Very good, मैम. So मैम, ये जो कश्मीर का यूथ है वो आजकल किस तरीके की, खासकर एजुकेशन में, कहाँ से डील कर रहा है, और उनके लिए गाइडलाइंस क्या देना चाहोगे आप एग्जैक्टली? आज के टाइम पे एजुकेशन का जो टर्नआउट है वो ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है. ओके. ये वाला स्टूडेंट जो है, जैसे हम लोग होते थे कि हमें एक ट्रेडिशनल डिग्रीज लेनी है एंड देन हम तब एक एक स्टेप करके सीखेंगे. आज के यूथ में उतनी पेशेंस नहीं है. राइट. जिस चीज को हम मेहनत कहते थे, आज का यूथ उसे स्ट्रेस कहता है. ओके. नो डाउट कि आप चाहे कश्मीर की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, या हम कन्याकुमारी की बात करें, सो एक ये जो मेहनत ना करने वाला और इंस्टेंट रिजल्ट लेने वाली जो एक ये टेंडेंसी हो गई है, ये किसी को किसी भी फील्ड में इम्प्रॉम्प्टू रिजल्ट्स नहीं दे सकती. फर्स्टली, अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एक्सपोजर देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करेंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको वो इकोसिस्टम देंगे, पर क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इस टाइम पर इतने हैं कि उनको बस ये है कि पैसा कमाना है. राइट. पैसा कमाने के लिए यू नीड टू शोकास योरसेल्फ दैट यू हैव सम काइंड ऑफ अ एक्स्ट्रा टैलेंट. आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, अगर आपके पास कोर नॉलेज नहीं है, आपका सब्स्टिट्यूट आपके पीछे खड़ा है. हमारा इतनी कम एज में एक थ्रेशोल्ड बनाना, वो केवल इसलिए क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं और हमें रिवर्ट में कुछ नहीं चाहिए. वी जस्ट वांट टू गिव बैक. सो कुदरत ऑटोमेटिकली ऐसे काम करती है कि व्हेन यू हैव दैट टेंडेंसी कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज दुगनी तिगनी करके आती हैं. So there are certain loopholes जिनके डॉट्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो वहाँ का यूथ एक्सट्रीमली टैलेंटेड है. जिसकी अगर एनर्जी एक प्रोडक्टिव वे में चैनलाइज हो गई, सो हमारे पास एक बहुत ट्रेंड एंड स्किल्ड क्राउड का एक बफर होगा. अच्छा, वाह. सो मैम, अब अभी आगे आप इनके लिए क्या करने जा रहे हैं, और क्या इवेंट्स इनके लिए आपने सोचे? वी हैव अनदर प्रोग्राम विच इज बीइंग लाइंड अप एंड आवर फाइल इज मूविंग विद द गवर्नमेंट सेटअप्स एंड ऑल. सो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू टर्न अप. पर हमारा अब की बार का टारगेट, जैसे पिछली बार 1 से 1,500 या 2,000 बच्चों का था, अब की बार हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो स्पेसिफिकली बारामूला रीजन से आ रही है. तो हमारा अराउंड 5,000 बच्चे को एक कॉन्क्लेव देने का टारगेट है. एंड लेट्स सी, बिकॉज क्योंकि जब आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देते हो यूथ के लिए, तो
उससे अब आप नेक्स्ट, क्योंकि हमारी भी अब एक हमारा नाम है मार्केट में, यू नो, वी कैन नॉट प्ले विद आवर नेम। राइट। आपका काम और आपका नाम बनाने में बहुत टाइम जाता है, और आपका नाम बिगड़ने में इट्स जस्ट, यू नो, तो वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है स्पेसिफिकली मेरे साथ। तो मेरी टीम में मेरे जितने भी लोग मुझसे काम करते हैं, एक तो मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोग लाऊं ताकि मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए। सो वो स्मार्ट लोग इतने, यू नो, ट्रेंड हैं और इतने पॉलिश्ड हैं कि अब की बार मुझे लगता है कि जो हमारा इवेंट होगा वो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अच्छा होने की हमें उम्मीद है। लेट्स सी। वाओ मैम, ये कॉन्क्लेव और इवेंट में आप उनको एजुकेशन देते हैं, यू टेल देम अबाउट द डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड स्किल्स, राइट? इसके अलावा भी और उनको किसी तरीके का हेल्प मिलता है उन स्किल्स के लिए, लाइक वो कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं, कैसे उनको, क्या पूरा प्रॉपर गाइडलाइन मिलता है आप लोगों की तरफ से? हाउ इट? वेरी नाइस क्वेश्चन। बेसिकली ये जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, इट वाज, यू नो, ये ऐसा तो सब इवन आपके पॉडकास्ट में भी लोग ये कह रहे होंगे ऐसा तो सभी करते हैं, आप क्या नया कर रहे हैं। मेरा एक इम्पॉर्टेंट जो बेंट रहता है वो रहता है फंडिंग की तरफ। राइट, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, इंटरनेशनली इतनी स्कीम्स अवेलेबल हैं। इफ यू हैड दैट इंटेलेक्ट, अगर आपके पास वो आइडिया है, राइट, जो कि हमें IIM बैंगलोर से सिखाया गया, अगर आपके पास वो चीज़ है, वो बेंट है, व्हाई डोंट यू यूज योर रिसोर्सेज? बच्चों को पता ही नहीं है। सो एक जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एक बहुत फेमस है शार्क टैंक, कि आप अपनी एक पिच लेकर गए, उस पिच पे आपको एक, यू नो, कोटेशन मिल गई, एंड देन यू गेट अ फंडिंग फ्रॉम देयर। गवर्नमेंट की भी बहुत मल्टीपल स्कीम्स हैं जहाँ पर आप अपने प्रपोजल्स लेकर जाइए एंड यू गेट अ ग्रांट। And you have to complete that work into the specific timeline. But ये है कि थोड़ा सा पैसा 30% में आता है। आप जितना जितना कंप्लीट करते जाएंगे और जितना आप अपनी प्रोडक्टिवनेस दिखाते जाएंगे, बिकॉज इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। सो आपको, और एक बार अगर आपने एक प्रोजेक्ट मल्टीपल, यू नो, आपने कंप्लीट किए, सो दे ऑल्सो बिल्ड अप, यू नो, ट्रस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरनेशनली भी देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर नेमली मैं आपको बताऊं, YC, तो एक आपका, यू नो, दे मेंटर यू फॉर डेवलपिंग सर्टेन काइंड ऑफ आइडियाज इफ यू हैव सर्टेन अ बेस काइंड ऑफ अ थिंग। Secondly, they have a funding agencies, and their head office is in the San Francisco. You have to produce their you know, your documents and all. Around 900 से 1000 applications जाती हैं, जिसमें से 200 से 250 स्क्रूटनाइज होती हैं, और वो स्क्रूटनाइज होने के बाद इफ यू गेट क्लिक्ड, सो आपको $500,000 you very easily get paid, and it is a very good amount to, you know, have a startup. पर बच्चों को ये पता नहीं है। इवन द आपके पास बिजनेस आइडियाज होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट यू आर ऑन द सेम मोनोटोनस, यू नो, पाथ। हमें ये पता ही नहीं है। सरकार आपको दे रही है, वी ऑल हैव बजट, ये जो बजट डिसाइड होता है, अभी इतना बजट हुआ है, हम ये तो पहले देख लें कि हमारा जो ये स्पेसिफिक बजट है, हमारे लिए इसमें सरकार क्या पॉलिसीज लेकर आई है। हमें हमारे साथ इंडियंस के साथ बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, हमें सब कुछ खुद करना है। हमें जी पैसे भी नहीं लेने हैं किसी से, यू नो, हमें मैन पावर भी नहीं हायर करनी है, और हमें लाला बन के एक दुकान पे खुद बैठ जाना है। ऐसा नहीं होता। जितने भी फ्लरिश्ड बिजनेसेस हैं, दे हैव देयर स्पेसिफिक टीम्स। बॉस बिकम्स फ्री, कि मुझे तो काम चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट। वेयर एज आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, यू गेट अ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको उसमें भी सब्सिडी मिलती है, देन यू यूटिलाइज लिटिल योर ओन अमाउंट ऑफ मनी। आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा अलग मिलेगा। आप अगर कोई रिसर्च इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग सिस्टम, मतलब आप ग्रांट मिलती है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए भी जो बंदा आपको हायर करना पड़ेगा, उसकी भी स्पेसिफिक सैलरी आपको सरकार देती है, और ये लोगों को पता ही नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ चैनलिंग इज माई मेन मोटो, कि उनको जागरूक करें, यू नो, एज आई ऑलवेज से, टू गिव बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज क्राउड बहुत है, वहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मैं ये कहती हूँ कि
मार्केट इज वे टू नीट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं नहीं वहाँ पर। और यहाँ वाले, अभी आपको मैं रिसेंटली वहाँ पे G20 सबमिट हुआ था, किसी ने कभी सोचा कि वाई श्रीनगर? ठीक है, दिल्ली में हुआ और मेट्रोपोलियन सिटीज में हुआ, टियर 1 सिटी स्पेसिफिकली, वाई श्रीनगर? वाई? वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो इतना पावरफुल है कि अगर एक नेचुरल ऑर्गेनिक्स का ही वहाँ पे प्लांट डाल दिया जाए तो रिसोर्सेज आर लाइक यू नो, आप कितने बिलियंस में आपका टर्नओवर होगा ये आपको खुद नहीं पता। अच्छा, ओके। मार्केट इज वे टू नीड, वेदर यू आर इनटू द एजुकेशन सेक्टर, आप हेल्थ सर्विसेज में हैं, आप लाइक मल्टीपल इंडस्ट्रीज आर देयर, सो मार्केट इज वे टू नीड। आई गॉट दैट। मैम, जो आपने ग्रांट की बात करी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ग्रांट देती है, क्या इसके लिए कोई इंटरेस्ट भी लगता है और क्या क्राइटेरियाज होते हैं इसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ग्रांट्स होती हैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, ओके। और ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट यू नो वेबसाइट्स के ऊपर अपने आप ही अपलोड होते रहते हैं। जिस तरीके से हर एक मंत्रालय को स्टेट वाइज अपना अपना एक बजट अलॉट होता है, और एक हमारी सेंट्रल जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बजट आया, तो एक कलेक्टिव बजट की बात होती है। अगर मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन फेटर्निटी की बात करूं तो हमारा एक स्पेसिफिक बजट आया है, तो उस बजट में हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारी इंडस्ट्री के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। साइंस एंड जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है उनका बजट जो है वो ऑल टुगेदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना है जिसकी कॉस्ट 10 करोड़ रुपए है, और ना तो मेरे इंस्टीट्यूट के पास इतने पैसे हैं और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जाकर एक जो हूँ वो 10 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट खरीद कर लेकर आऊँ। तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर गई, स्पेसिफिकली जो मेरे लाइक इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या एक फंडिंग एजेंसी होती है हमारी DST, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, एंड देयर मल्टीपल, एग्रीकल्चर की अलग होती हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स अलग आते हैं, केमिकल के, केमिस्ट्री के अलग आते हैं। सो आई हैव बीन देयर, मैंने कहा यार ये प्रोजेक्ट मैं लिख के भेजती हूँ सरकार को। उनका एक अपना प्रपोजल होता है, अच्छा, वो प्रपोजल का एक सेट फॉर्मेट होता है, जिसके बाद वो सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद हमारा एक TPN नंबर जनरेट होता है। TPN इज बेसिकली टेम्परेरी प्रोजेक्ट नंबर। ओके, सो टेम्परेरी प्रोजेक्ट नंबर के बाद वी वेटेड फॉर अ वाइल। सर्टेन अगर क्वेरीज होती हैं जो कि क्योंकि कमेटी में वो सारे प्रोजेक्ट्स जाते हैं, इफ दे सी आर बैकग्राउंड कि हम कैसा काम करते हुए आ रहे हैं, देन वी रिसीव अ ग्रांट, और उस ग्रांट के अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड होता है कि आपका कितने सेक्शंस के अंदर गवर्नमेंट से पैसा आएगा, और वो पैसा किस तरीके से आपको यूटिलाइज करके हर 3 से 6 महीने में अपनी रिपोर्ट बनाकर आपको एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को भेजनी है। एंड वंस यू डेवलप इट, मतलब क्योंकि जब हम NAAC कराते हैं तो NAAC में एक जो आपका क्राइटेरिया है या आपका इंस्टीट्यूट एक्सेल कैसे कर रहा है कि आपने सरकार से कितनी ग्रांट ली, और ग्रांट लेने के बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट में किया क्या है, क्या आप उस एक ब्रिज को फुलफिल कर रहे हैं, क्या आप, बिकॉज ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी वन ऑफ द क्राइटेरिया है। आप ये समझे, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ मेरे पास तो बहुत पैसा है, आई डोंट नीड यू नो एनी फंडिंग एजेंसीज और एनीथिंग टू कम एंड यू नो गिव मी मनी, कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, आई डोंट नीड इट। नो, यू हैव टू गो थ्रू द सिस्टम। आप कोई अपना एक जो कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है आपकी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की आपके साथ, आप कितनी फंडिंग लेकर आ रहे हैं, उसके बाद आपने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा, आपने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अपने इंस्टीट्यूट में लगाई जो कि आपकी पेरिफेरी के आसपास किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है, तब आपने उन इंस्टीट्यूट्स से MOU किया कि भाई आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अ फैसिलिटी विच इज बेसिकली नोन एज सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, जिसको हम लोग CIFS भी बोलते हैं। और बहुत सारे जितने भी छोटे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं वो आकर उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, एंड यू हैव टू डू इट,
आप जब आप खुद ही एक क्लस्टर बन जाते हो एक छोटे इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप ये समझें कि कोई इंडिविजुअल कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मुझे गवर्नमेंट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी मार्किंग भी उसी बेसिस पे होती है कि आपने गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स को अपने इंस्टीट्यूट में यूटिलाइज किया है एक प्रोडक्टिव तरीके से और उसका आउटकम क्या है। और मैम जो वाईसी फंडिंग देती हैं स्टूडेंट्स को, उसका कैसे रहता है? क्या वो रिटर्न होती है और उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं? सो बेसिकली वाईसी जब फंडिंग करती है सो दैट इज नॉट कंस्ट्रेंट विद द स्टूडेंट्स। ओके। वो आप अगर बिजनेस माइंडेड हैं और आप एक छोटा सा, मुझे लगता है कि चूड़ी बनाने का अगर बिजनेस भी लेकर बैठे हैं और आपका प्रोजेक्ट उस लेवल का है एंड यू कैन सेटिस्फाई द कमिटी अपने 10 से 12 के एक इंटरव्यू में, सो दे गिव यू फंडिंग इन दैट वे। तो ऐसा नहीं है कि एक रॉकेट साइंस या बहुत हाई प्रोफाइल ही बिजनेस आपका होना चाहिए। इफ यू हैड इफ यू हैव दैट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट कि मुझे $1.5 मिलियन की ग्रांट मिलने वाली है और मैं इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करके कितना मार्केट में रेवेन्यू जनरेट कर इनको स्टेक होल्डर के काइंड ऑफ इनको स्टेक देने वाला हूँ या फिर कुछ परसेंटेज में हाउ यू हैव टू बी बेनिफिशियरी। So that is important. Until unless at the end of the day, how it works is you and me should be in the win-win situation. आप ये सोचें केवल आपका फायदा हो and I am like I'm sitting and just speaking like that. No, you and me are into the win-win situation. आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है. So this is how things work. YC is basically a funding agencies जो कि आपको एक इकोसिस्टम देती है, एक एक्सेलरेटर का भी कि ऑलरेडी आपका चलता हुआ आ रहा है, सो वो आपको एक्सेलरेट कराती है, आपको नॉलेज देती है, अपस्किलिंग देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको फंडिंग चाहिए तो दे हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। अच्छा, ओके। एंड देन फंडिंग ऑब्वियसली रिटर्न करनी होती है। ऐसा नहीं है, द वे आई या तो वो स्टेक बनते हैं, अच्छा, या वो पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा, या तो पार्टनरशिप करते हैं, या सो दैट इज बेसिक देयर निश इज टू फंड। या आई गॉट दैट। सो मैम, रिटर्न बैक टू कश्मीर। कश्मीर की हम बात कर रहे थे। कश्मीर में हायर एजुकेशन तो जैसे आपने बताया वहाँ पे वर्क चल रहा है, पर प्राइमरी और मीडियम लेवल की जो एजुकेशन है मैम, उसका क्या स्टेटस है वहाँ? अब तो यूथ जैसे जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, जो उनकी बेसिक पॉपुलेशन की साइकोलॉजी है उस पर, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, तो दे आर इनटू दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि भाई बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। राइट। बट जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो हमारी डीएम कोठारी की एक रिपोर्ट आई थी कि आपका प्राइमरी स्कूल जो है वो आपके 1 किलोमीटर ऑफ रेडियाई में और आपका जो सेकेंडरी स्कूल है वो 3 से 5 किलोमीटर की रेडियाई में फिनिश हो जाना चाहिए। आई बिलीव पर्सनली, क्योंकि मैंने काफ़ी वहाँ पे बेंच वर्क किया है, रिसर्च बहुत की है, देसी भाषा में कहूँ तो बहुत चप्पल घिसी हैं। सो आई बिलीव कि उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टूडेंट का ड्रॉप आउट है वो इसी फियर की वजह से है कि स्कूल्स बहुत दूर दूर हैं। एक ये तो डेवलपमेंट है कि टीचर्स की जो है वो अटेंडेंस ऑनलाइन हो गई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इंटरनेट कभी भी जाम होता है, एक ये मेजर प्रॉब्लम है, पावर कट का इज़ अ बिग इशू वहाँ पर। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेसिक प्रॉब्लम वहाँ पर कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, राइट। आप एक स्कूल में आप 3 क्लास चला रहे हैं, 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं। मेजरली जो ड्रॉप आउट वहाँ पर देखा गया, एज पर माई रिसर्च आई एम सेइंग, कि 8th के बाद दे फील लाइक कि अब काम में लगो। अच्छा, ओके। या सो उसके बाद जब आप छोटी आपकी मानसिकता होती है, देन यू फील लाइक जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लोग हैं उनको लगता है कि शादियां कर दो, फिर वही छोटी उम्र में शादी होना, और आपका मेंटल एज जो है वो उस लेवल पे जनरेट नहीं हुई, देन वही हेल्थ सिस्टम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो देन मल्टीपल चैलेंजेस कम। राइट। वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है, कैसा है वहाँ पे सिचुएशन? नाउ दी हेल्थ जो इकोसिस्टम है दैट इज डेवलपिंग, और पर एक जो चीज़ मुझे बड़ी अटपटी थोड़ी सी लगती है वहाँ पर, वो ये है कि जो वहाँ की जितना मेरी फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, मैं अगर आपको बताऊँ,
सो दे आर इनटू दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि तूने सुबह कितनी गोली खाई थी, शाम को कितनी गोली खाई थी, तो मतलब जितनी जो गोलियां खाता है वो उतना वेल्दी है। ओह माय गॉड। सो मैं यूजुअली बच्चों से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ और उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप हमारी तरह इस गैस चैम्बर में नहीं रह रहे हैं, यू आर लिविंग सो क्लोज टू द नेचर कि मतलब आपका AQI तो बिल्कुल मतलब यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स इज जस्ट लाइक वाओ। पानी पी लो, आपकी स्किन यू नो चेंज हो जाती है, आपके बालों का टेक्सचर गोज वाओ। आप एक हफ्ता कश्मीर में बिता कर आइए, यू फील लाइक यू नो कि हम तो एक्चुअली इट इज जन्नत। सो मेरी जो है मतलब एक दरख्वास्त ये HEI वाले प्रोजेक्ट्स के साथ पैरेलली इस पे है कि आप नेचुरल चीज़ों के ऊपर अपना बेंट दिखाइए। वाई आई शेयर वन इंसिडेंस विद यू, जो कि मेरी एक स्टूडेंट की एक रिलेटिव के साथ हुआ था। वही छोटी उम्र में शादी हो जाती है, ये प्राइमरी एजुकेशन मतलब अगर गांव वाली तरफ जाएं तो ग्रेजुएट की तरफ कंपैरेटिवली काफ़ी कम बच्चे जाते हैं, एंड PhD VhD तो इट्स लाइक यू नो मुश्किल है। कम एज में शादी हुई और फिर उसी तरीके का कि चलो आज ये डॉक्टर के पास चलते हैं, यहाँ डॉक्टर के पास चलते हैं। लोगों को क्या गलतफहमी है बेसिकली, उनको लगता है कि कश्मीर इज ऑल अबाउट श्रीनगर, जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। बट जितना भी जो एसोसिएटेड आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर इतनी स्मार्ट सर्विसेज और फैसिलिटीज नहीं हैं। तो जब इस तरीके का आपका माहौल होता है तो देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स एंड एलिमेंट्स विद इन द सोसाइटी जो कि इस मौके का फायदा उठाते हैं। यू नो एक उन्होंने बेसिक सी कोई डिग्री ले ली या फिर कोई एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का कोर्स कर लिया, उनके पास प्रॉपर MBBS की कोई डिग्री नहीं है और झोला छाप डॉक्टर जिनको जैसे बोलते हैं, इस तरीके से लाइक खोलकर बैठते हैं, विच आर नॉट इवन अ जर्नल फिजिशियन। लोगों को अब इतनी जानकारी नहीं है बहुत रिमोट एरियाज में कि हम इस डॉक्टर के पास जाने से पहले ये तो देख लें कि ये कितना पढ़ा लिखा है या इसकी प्रैक्टिस किस तरीके की है। सो वन ऑफ द लेडी शी वॉज फ्रॉम आई थिंक कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द रिमोट रीजन्स, और वो वहाँ पर ऐसे ही शी वॉज हैविंग अ काइंड ऑफ अ पेन इन अ ब्रेस्ट, और वो वहां पर उस डॉक्टर को जनरल फिजिशियन को दिखाने चली गई, विच वॉज प्रोक्लेम्ड बाय दैट पर्सन कि मैं जनरल फिजिशियन हूँ। आई एम डाउटफुल कि वो था या नहीं था। तो वो गई। तो अब हमारी अगर यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में कुछ ऐसा होगा तो आई स्ट्रेट अवे गो टू माई गायनी। तो गायनी मुझे बोलेगी आप जाकर अपनी मैमोसोनोग्राफी कराइए और आप देखिए आपको फाइब्रोइड्स तो नहीं है या कोई सिस्ट तो नहीं है, लाइक दैट। आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आपकी सोनोग्राफी होती है, एंड देन आपको अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड आपको किसी तरीके की मेडिकेशन पे रखा जाता है, एंड देन यू हैव मल्टीपल सोनोग्राफीज है वो चेक करने के लिए। उस लेडी के साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, मतलब इट्स शॉकिंग कि शी वॉज हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर ऑफ स्टेज 2 और वो बंदी उसके पास गई एंड दैट पर्सन हु कुड फील आउट कि इसको कोई सिस्ट है जिसको हम हिंदी में गांठ कहते हैं। उसने कहा तुम कल आना, मैं तुम्हें जो हूँ चीरा मार के ये गांठ निकाल दूंगा। कैन यू इमेजिन दैट फेलो, ही पुल्ड आउट दैट थिंग फ्रॉम हर बॉडी एंड उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। तो जब उस रिमोट रीजन में से आपके पास मतलब बस का आप वेट करो जी आएगी नहीं आएगी, मतलब जैसे तैसे अरेंज करके somebody अरेंज अ कार और उसको एक श्रीनगर लाया गया, उस लेडी की हालत बिगड़ गई somehow। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। सो उसको एक सम डॉक्टर शी वाज लाइक कि इसको तो यू नो शी वाज हैविंग स्टेज 2 कैंसर एंड इट वाज इन्फेक्शियस। उसके लिए वहाँ पर एक यू नो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, बिकॉज आई थिंक द हस्बैंड ही वाज इनटू काइंड ऑफ सम फोर्सेस या कुछ, तो लोग दे हैव सम काइंड ऑफ कार्ड। तो उस कार्ड के थ्रू उसको फटाफट रेफर मुंबई किया गया, मतलब रातों रात शी वाज मूव्ड ओवर देयर। अदरवाइज इतने छोटे बच्चे, 4 साल का बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा, एंड आप देखिए कि केवल यू नो दिस इज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन कि आपने ब्लाइंडली किसी के ऊपर ऐसा ट्रस्ट कर लिया कि ये तो एक छोटी सी एक गांठ है, एंड वो तो मतलब शी वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड। अभी भी आज उस लेडी की टाटा मेमोरियल मुंबई में उसकी कीमो चल रही है एंड शी हैज रिकवर्ड
बट दिस इज लाइक सो डिस्टर्बिंग कि कोई अपनी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ कर कैसे सकता है। आई एम रियली ट्रूली इंस्पायर्ड बाय यू। आपका इस लेवल का काम रहा है, आपने बच्चों के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन, आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको क्रेडिट तो आई एम नॉट सीइंग कि बहुत ज़्यादा मिलता है। सो मैम, हाउ डू यू लाइक, आप कैसे उसको लेते हो और आपकी इनर इच्छा क्या होती है? आई थिंक एवरी ऑल नीड कि थोड़ा अप्रिसिएशन होना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं एटलीस्ट उसका क्रेडिट तो मुझे सोसाइटी में मिलना चाहिए, एंड यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब मैम। आई बिलीव यू नो, हम कोई भी जब काम लेके बैठते हैं या हम कोई भी अगर जॉब करें, हमारा क्रेडिट देने वाले हम खुद ही हैं अपने आप को। इफ़ यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, अगर आप अपने अंदर से इतने भरे हुए हो, यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीबडी। ये मेरा मानना है। प्लस ये बीइंग एन एकेडमिशियन एंड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, दिस हैज़ बीन हैपनिंग एंड इम्बाइब्ड विद इन मी फ्रॉम माई जनरेशंस बैकवर्ड। मैं ऐसा कहूँगी कि ये मेरे खून में है। अच्छा। बैक स्टेज काम करना, बिकॉज मैंने जिस तरीके का माहौल अपने घर में देखा, माई अंकल ही वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। या सो हम जब किसी भी लॉबी में काम करते हैं तो हम अप फ्रंट में नहीं आ सकते, और यही हमारी पावर है। अगर हमें कल को जाके कहीं नेता तो बनना नहीं है कि हमें कहीं इलेक्शन लड़ना है या कुछ लड़ना है। हमारी एजुकेशन, उस एजुकेशन के बेसिस पर पॉलिसीज पे काम करना, उनको एग्जीक्यूट कराना और अपना काम लेकर बैठना, दैट हाउ वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैपनिंग। दिस इज माय पावर एंड आई बिलीव दैट दिस गिव्स मी सेटिस्फैक्शन कि मुझे किसी से भी वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे किसी से भी क्रेडिट नहीं चाहिए। मेरी लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर मेरा इतना यू नो व्हाट कि अगर नाम नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठी होती। सो आई डोंट नीड क्रेडिट फ्रॉम एनीबडी। मतलब ये मेरा इन्नेट ही नेचर रहा है कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो मैं बस अपनी ही खुशी के लिए करती हूँ। मैम, दैट्स सो स्पिरिचुअल। जैसे गीता में बोला गया है कि हमें अपना फोकस कर्म पे ज्यादा करना है। अगर हम ये देखेंगे कि राइट दूसरा हमको क्या दे रहा है, और वो ऑटोमेटिकली हर चीज इतनी ग्रैंड हो जाती है। पता नहीं, मुझे कभी कभी ये लगता है कि ईश्वर मुझे इतनी चीजों में निमित्त बनाते हैं कि मतलब कि मैं करने क्या आई हूँ यहाँ पे। मैं कोई एक छोटी सी भी कोई पार्टी लेके बैठूं या कुछ भी लेकर, तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ कि यू नो कि इट शुड मेरा नाम हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो। दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली। सो बिकॉज मेरे को किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस ना कभी रही हैं, ना कभी होंगी, ना मुझे किसी से कोई वैलिडेशन चाहिए, ना कभी कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए। आई बिलीव कि ये एक जो माइंडसेट है, इसकी वजह से इतना काम आता है आपके पास कि आपको किसी के पास जाकर यू नो ये बताने की जरूरत ही नहीं है दैट हु आर यू। That's so true. मेरे करियर में ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं हुआ। When I conceived my first child, when I was going through my higher education and all, मैं रिसर्च में रही। मेरे 4, 5, 7 साल जो हैं I took a good break. बट आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे 15 से 16 साल के करियर में वो ब्रेक में भी, जब क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल का काम किया था और मेरा माइंडसेट ऐसा था कि जिन्होंने उन 6-7 साल में भी काम किया उनसे 10 साल आगे मेरी प्रोफाइल है। Why? It's only because connecting the dots and keeping no expectations. Wow. So ma'am, it's really a great conversation with you, और बहुत सारे लोग इस conversation से बहुत कुछ ले जा सकते हैं, खासकर स्टूडेंट्स। मैम, आपने जो इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही है। बस आखिरी में मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स के लिए, खासकर कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, आप इतना काम कर रहे हैं उनके एजुकेशन के ऊपर और ओवरऑल इंडिया, राइट, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको क्या गाइडलाइंस देना चाहोगे कि क्या वो लोग कर सकते हैं? मेरा मैसेज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू यही रहेगा कि हम सबके पास आजकल वी हैव स्मार्टफोन्स, राइट, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। सर्टेन कुछ रीजन्स में चैलेंजेस होते हैं, बट इतने एक्सट्रीम चैलेंजेस भी नहीं है कि आप उनको ओवरकम ना कर पाएं।
फर्स्टली व्हाट आई वांट टू कन्वे टू द यूथ इज कि आपके पास मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। जब तक आपके पास वो मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही, आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने से क्या है, आपका दिमाग काम करता है। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमारे घर में भी मजाक होता है, आइदर आई एम सो मच आफ्टर माई चिल्ड्रन, तुमने पढ़ लिया, तुमने आज बुक रीड करी, ये करा, आर्ट करी कि नहीं, लाइक दैट। वाई? बिकॉज आई नो that like how you said, you know, you are also psychologist and when we did bachelor's of education, तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत deeply imbibed है। आपका दिमाग एक productively काम ही तब करता है जब आप उसे काम करने का टाइम देंगे या आप उसको एक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करेंगे। आप दिन भर बैठे हैं, आप कुछ ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, यू आर मोर इनटू, यू नो, यू आर डूइंग नथिंग। नो डाउट कि आज के टाइम पे हमारे पास स्मार्टफोन्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। राइट। पर जब तक आपका दिमाग एक एक्सरसाइज में नहीं होगा, आप के लिए बहुत मुश्किल है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। वन थिंग, mental clarity is way too important. Secondly, ये that your nature should be, you know, solution oriented rather than, or in a different language I should say that you should have a constructive mindset instead of destructive. You know, because politics हर जगह होती है, whether it's your, you know, पर्सनल फैमिली मैटर्स या आपका प्रोफेशन या आप कहीं और जा रहे हैं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दैट्स सो ट्रू। या बट अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, सो आप एक नेगेटिव सिचुएशन को भी अपने लिए पॉजिटिव कैसे करके ले जाएंगे ये आपको नहीं पता। थर्डली, एज टेक्नोलॉजी वी ऑल हैव, सो इंस्टेड ऑफ, यू नो, वॉचिंग रील्स एंड डूइंग नथिंग एंड लाइक व्हाट आई शुड से, वो टेक्नोलॉजी को आप अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं। यू नो, एवरीथिंग हैज देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। राइट। आप कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल आज ही के न्यूज़पेपर में आपको बताऊं, एक बच्चे ने यूट्यूब की मदद से विदाउट एनी कोचिंग ही क्लियर्ड JEE मेंस विदाउट एनी कोचिंग। आज ही का ये मतलब न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट थी। उसने टेक्नोलॉजी का सही यूज किया, इसलिए वो बच्चा क्लियर कर गया ना। वेयर एज एक बच्चा है कि वो रील बनाने में ही जो है वो मस्त है। अगर आप खाली रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ नेगेटिव एंटिटीज जो हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगी और आप नेगेटिव चीजों में जाएंगे। ये आपकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्टिव बनना है, कंस्ट्रक्टिव बनना है या आपको डिस्ट्रक्टिव बनना है, या आप गलत चीजों के ऊपर जाएंगे। एंड प्लस ये कि जो आजकल के टाइम पे फैशन एक स्टैबू बन गया है कि जैसे बच्चे वहां पे बात करते हैं कि अरे तू सिगरेट नहीं पीता है, तो इट्स लाइक कि ये तेरा स्टेटस सिंबल नहीं है, यू नो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आई बिलीव कि फैमिलीज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे मैं तो अपने हर जितने भी मेरे बच्चों से इंटरेक्शन होते हैं, आई क्लियरली से कि हमें कोई भी वी आर नॉट फ्रॉम एनी गॉड फादर्स रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। हम जो यहाँ पर आज बैठे हैं, हम अपनी मेहनत से बैठे हैं, हम अपनी पढ़ाई से बैठे हैं और हम एक पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से यहाँ पर बैठे हैं। अब मैं ये सोचूं कि मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, मेरे पास अताह की दौलत है और मेरा माइंडसेट नेगेटिव है, आप तब भी अपनी रिसोर्सेज को यूज करके बता दीजिए तो मैं अपना नाम पलट दूं। माइंडसेट इज समथिंग सो डैम इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कितनी ही मल्टीपल रिसोर्सेज हों, अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप मतलब छोटी कम से कम रिसोर्सेज में भी आप लाइफ में एक्सेल कर जाएंगे। हमारे पास क्या था? नथिंग। जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि डू यू हैव अ जनरेशनल मनी विद यू, आई सेड नो, नीदर मी नॉर माई हस्बैंड। हम लोग 2 कमरे के मकान और 2 पट्टी की चप्पल से निकले हुए लोग हैं। केवल पॉजिटिव माइंडसेट, किसी की खुशी या तरक्की में दूसरों की खुशी ढूंढना और खुद खुश होना, उनसे मोटिवेट होना कि ये कर सकते हैं तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए। एंड थर्डली, ये अपनी मेहनत पे विश्वास करना। आज ये है कि विद इन एक जनरेशन में ही गेम वी हैव चेंज्ड लाइक दिस। सो मेरा इवन मेरे बच्चों के लिए भी यही मैसेज है कि माइंडसेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ट्रू मैम, दैट्स सो ट्रू। और फैमिली का अगर वो उस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है,
ट्राई टू क्रिएट द फैमिली एनवायरनमेंट, ट्राई टू क्रिएट या, और जब आप इतने आज के टाइम पे, हम लोग तो फिर भी उस एरा को बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमें सोसाइटल प्रेशर की वजह से हम ना नहीं बोल सकते थे। राइट, आज का यूथ तो ऐसा है, if they want to do, even my 5-year 4-year old child, they said no, I don't want to do. When you can say no, that एक चीज मेरे फादर ने मुझे बहुत बचपन में ये सिखाई थी, ऑलवेज माइंड योर कंपनी। अगर आप 4 प्रोडक्टिव माइंडसेट के लोगों के साथ बैठे हैं तो 5वें प्रोडक्टिव आप होंगे, नो डाउट कि आप 60% वाले ही हैं। अगर आप बेवकूफों के साथ बैठे हैं जिन्हें जीवन में कुछ नहीं करना, और नो डाउट कि आपके 80% नंबर आते हैं, आप वो 5वें होंगे जो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। योर निश प्लेज अनदर इम्पॉर्टेंट रोल कि आप लाइफ में प्रोडक्टिव रहेंगे या आप डिस्ट्रक्टिव रहेंगे। So ma'am, thank you very much ma'am. It was a great conversation with you. Yeah, thank you for giving me this opportunity. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।